ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। इसके पीछे हम लोग पेज नंबर 25 तक देखे थे, अभी 26 देख रहे हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता हुआ होगा और इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। सरधा, जिसको महाकाली सरदा संधि या समझौता हुआ नेपाल के बीच, राइट। तो 1996 में महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी जो है नेपाल के मध्य जो है ये समझौता हुआ है। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 में समझौता हुआ और 1966 में फिर से मतलब इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, सुधार हुआ। गंडक नदी का हम लोग संधि किए नेपाल के साथ। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 में समझौता हुआ। गंगा जो बांग्लादेश के साथ हुआ, फराक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में कि किस तरीके से कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इनकी सहायक नदियां जो है पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने किया। और सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 समझौता हुआ। और इसी के चलते अभी पहलगाम में जो घटना घटा उसको लेकर हम लोग सिंधु नदी जल जो है रोक दिए थे पाकिस्तान को। अगला है कि जल धाका, चुकखा, ताला, मांग देहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो भूटान में। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि चुकखा या मांग देहू ये जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चुखा या चुखखा पूछता है तो भूटान में। भारत के सहयोग से निर्मित हुआ ये। महाकाली संधि जो हुआ भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुआ। तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्यों के संयुक्त एक परियोजना है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में और मयूराक्षी नदी पर ही है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी कब? जब दामोदर घाटी परियोजना 1948 में हो रहा था। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है? तो ये जरा देखोगे सिंद्रापोंग, ये असम में है जल विद्युत स्टेशन। कि विभिन्न राज्यों में मध्य कावेरी जल विभाजन ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तो देखेंगे कि जो नदियां हिमालय निर्माण से पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उसे पूर्ववर्ती नदियां यानी एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। और उसमें सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तो शामिल है।
कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा, कल्चर अर्थात कृषि। तो काल और ग्रीष्मकाल के मध्य जायद फसल होता है। इसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में इसकी बुआई अवधि होती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। कृषि में युग्म पैदावार का क्या अर्थ है? विभिन्न मौसमों में दो फसलों को उगाना। मिश्रित खेती क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मिक्स फार्मिंग क्या है। तो मिक्स फार्मिंग में बहुत लोग समझते कि दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है कि पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना, यही मिक्स कृषि है। राइट। अब देखोगे कि भारत में संकर चालू जोतों के सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान खाली मरुस्थल है तो कौन जोतेगा जी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जोते के आकार है। बड़का बड़का खेत रहेगा, ट्रैक्टर जोता है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता यानी हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण युग और भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण मतलब पुनर्चक्रण के द्वारा, और भौम जल संसाधन नीचे वाला, ये उत्तर प्रदेश आगे है। भारत में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, संविदा पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? गेहूं के अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर के ऊंचे तापमान और आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना की किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं के एक किस्म है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की कृषि होती है? तो धान, चावल। और भारत में सबसे ज़्यादा खेती चावल का होता है, और खाद्यान्न फसल भी चावल है। दो पर गेहूं आता है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई उसी समय आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14%। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से है? खाने वाला तो चावल है, उसके बाद गेहूं है। और सबसे ज़्यादा हम लोग देखें कि चावल ही बोया जाता। चावल का कटोरा इसे छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को कहते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती साल भर होती है। खरीफ, रबी, जायद फसल तीनों में की जाती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा होता है ना, चावल का कटोरा है। यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। जाया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की। गोल्ड ग्रीन गोल्ड जो है किसका किस्म है? तो चाय के। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल। और जीवों की उत्पत्ति तो नील हरित शैवाल से ही हो, उत्पत्ति यानी ब्लू ग्रीन अलगी से ही जीवों का उत्पत्ति हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। यहाँ सबसे ज़्यादा कपास होता है, इसलिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है इसको। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा
शक्कर का कटोरा यानी चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और जब बात आई चीनी का, तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, जबकि चीनी उत्पादक में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र। ठीक वैसे ही दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है ब्राज़ील में, चीनी उत्पादन में भारत अब आगे है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र के प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति जो है किसकी किस्म है, तो जैव संवर्धित ज्वार के। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है और टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बंट गेहूं में एक रोग हो जाता है। अब जरा देखोगे कि हरित कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच होता, खाद्यान्न फसल या मोटे अनाज के लिए, खासकर गेहूं और चावल के लिए हुआ। सुनहरी जिसको स्वर्ण क्रांति कहते, फल और सब्जी उत्पादन बागवानी उद्यान कृषि के लिए। श्वेत क्रांति 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते, और ये दूध उत्पादन के लिए हुआ। कृष्ण यानी काली क्रांति जो है खनिज तेल पेट्रोलियम क्षेत्र के आत्मनिर्भरता के लिए हुआ। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए हुआ। गोल क्रांति आलू के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक के लिए। पीली क्रांति हुआ तिलहन उत्पादन के लिए। और तिलहन उत्पादन के लिए जो पीली क्रांति हुई कब हुई, 1986। रजत क्रांति अंडा के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि संबंधित समग्र नवीन कृषि, ये इतना नहीं पूछता है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने वाला। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने का टिकाऊ, ये भी नहीं पूछता। गुलाबी क्रांति पूछता है। प्याज उत्पादन झींगा, ये गुलाबी क्रांति है। लाल क्रांति तो मांस और टमाटर उत्पादन की, तो ये चीज हम लोग क्रांति देख रहे थे, राइट। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967-68 में किया गया। एम स्वामीनाथन जो है इसका प्रमुख भूमिका निभाए थे, जबकि श्वेत क्रांति 1970 में वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। हालांकि दूसरी बार हरित क्रांति 1980-83 में किया गया, और उत्तर पूर्वी भारत में कह देगा तो 2010 से 11 के बीच में क्रांति हुई थी। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो उष्ण और शुष्क में, मतलब थोड़ा गर्म हो और थोड़ा सा ड्राई टाइप के हो, उमस टाइप के, तो उसमें बाजरे की खेती हो जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा है, मूंगफली। और मूंगफली में सबसे ज़्यादा गुजरात आगे है। कपास और मूंगफली में गुजरात आगे है। औस और बोरो किस फसल की किस्में है, धान। भारत में सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक कौन है, महाराष्ट्र है। पहले सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश था, अभी महाराष्ट्र हो गया। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली। हालांकि जो फैक्चुअल डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है। प्रमुख कृषि संगठन और मुख्यालय, इसके पहले भी हम लोग देखे थे साइंस में, और यहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, ये नहीं पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछता है, मनीला में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, ये नहीं पूछता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, ये मुंबई में पूछता है। मक्का गेहूं केंद्र, नहीं पूछता है। यानी इसमें से दो चीज महत्वपूर्ण है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती, तो दलहनी। और यही रीजन है कि कहा जाता है कि दो फसल लगातार अगर किसी चीज़ का आप उगाते हो, मतलब चावल गेहूँ काट लेते हो, तो तीसरा फसल जो है दलहनी फसल का होना चाहिए। उसमें अरहर, मूंग, मसूर, चना, ये सब चीज़ लगाना चाहिए। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है, तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक तत्व है। और कोबाल्ट हम लोग एक बार और देखे थे साइंस में, विटामिन B12 में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कोबाल्ट। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्यों से प्राप्त होता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ताल्लुकात रखते, लेकिन मेक्सिको से शुरू हुई विश्व हरित क्रांति। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, उत्पादन बढ़ाना, मतलब हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, एक एक हाथ के नेनुआ हैं, 3-4 फीट के कद्दू, ये सब चीज़ हाइब्रिड होता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ा, तो गेहूं पर। सबसे ज़्यादा गेहूं पर लाभ हुआ, हालांकि दलहनी फसल में गिरावट हो गई।
हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं के उत्पादन किया गया। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? तो चाय। दुनिया में चाय में अग्रणी भारत देश है, और जो है हम लोग विदेशी मुद्रा, फॉरेन मनी जो है इसी से हम लोग प्राप्त होता है। रेशम मूंगा का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम विश्व में केवल भारत के असम में ही होता है, और वर्ष 2007 में भौगोलिक जीआई टैग इसको मिला। और जीआई टैग के बारे में देखेंगे तो 10 साल के लिए मिलता है, डब्ल्यूटीओ द्वारा दिया जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू किया गया? 1986 में, पहले ही देखे थे। मक्का की फसल तैयार होने में औसतन कितने अवधि जरूरी होती है? तो 90 से 120 दिन। राइट। अब जरा प्रमुख कृषि एवं उसके कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय जरा देखोगे। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, इसलिए वहीं बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड केरल, रबड़ उत्पादन में केरल आगे है, इसलिए रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चाय, चाय में दार्जिलिंग का चाय सबसे उत्कृष्ट चाय माना जाता, और असम में तो सबसे ज़्यादा चाय होता ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी तो होता, दार्जिलिंग साइड में। तो चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड, सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में होता, और बिहार में समस्तीपुर में होता। तो तंबाकू बोर्ड तो गंटूर, पहले राजमुंदरी था, अब गंटूर हो गया। मसाला बोर्ड, तो मसाला के लिए अग्रणी पहले केरल था, अब मध्य प्रदेश हो गया है। तो मसाला बोर्ड जो है ये कोची केरल में, तो जहाँ मसाला वसाला होगा वही ना अनुसंधान केंद्र होगा जी। राइट। तो वो हो गया। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड, मांस उसके बारे में छोड़िए। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण, ठीक है, बोर्ड, ये पुणे में है। तो अंगूर संतरा सबसे ज़्यादा नासिक के क्षेत्र में, पूना ऊना में होता है, इसलिए वहाँ लगाया गया। दक्षिण भारत में चाय की खेती, पश्चिमी घाट की नीलगिरी, दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती होती है, समझ रहे हो? तो वो नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। अब जरा पेज नंबर 29 देखोगे। कहता है कि भारत में झूम कृषि के प्रकार, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लोग टीआरई दिए होंगे। उत्तर पूर्वी राज्य जो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, वहाँ झूम कहते। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पूंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा कहते। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी कहते। केरल में इसको पूनम या पोणम कहते। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल जाओगे तो पेंडा, बीबर, बीरा कहते। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चल जाओगे तो वालारा कहते। मणिपुर में पामलू कहते। हिमालय क्षेत्र में चल जाओगे तो खील कहते। झारखंड में चल जाओगे तो कुरुल या कुरावा कहते। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चल जाओगे तो दीपा कहते। अंडमान निकोबार में भी दीपा कहते। तो ये झूम कृषि ये चीज था। राइट। अब देखोगे झूम कृषि ज़्यादातर ये जनजाति लोग करते हैं। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय। भारत में किस राज्य को फसलों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? फसलों है, मसालों है, क्षमा चाहते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा, ये केरल को कहते हैं। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है, जबकि सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग का सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? वो कली का, पुष्प का। तो सबसे ज़्यादा खेती केरल में। भारत में काला सोना, ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता था? काली मिर्च। काली मिर्च जो करी का नहीं होता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र। हालांकि हाँ, महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की अनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का का। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा होता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। और केसर यानी जफरान की खेती जम्मू कश्मीर में होती कराईकवाल मिट्टी में। कराईकवाल मिट्टी एक होता है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछे गए थे। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल के क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 से 30 डिग्री के तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी
चिप्सोना टू, इसीलिए आलू के चिप्स उप्स बनता है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद। अमरूद को हमारे यहाँ रूनी कहते हैं। और जरा देखोगे कि उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मड़ुआ, जिसको कोदो कहते हैं, कोदो मड़ुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान। आज भी जापान में कोदो मड़ुआ खाता है। हमारे यहाँ कोदो मड़ुआ पहले जो दादा के बाबूजी लोग थे, वो कोदो मड़ुआ खा के बाजरा यही खा के जिंदा रहते थे। पहले गेहूँ चावल होता था, कुछ नहीं। निर्वाह मूलक कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों और चावल का उत्पादन किया जाता है। निर्वाह मूलक मतलब किसी तरह जीवन स्तर चल जाए तो हम लोग चावल गेहूं करते हैं, मतलब अपना काम चला लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न मतलब खाने वाला चीज़ प्रोडक्शन करता है, तो ये उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाला। तभी ना ये सब वास्को डी गामा आया था जी कालीकट में, वहाँ से गरम मसाला का व्यापार शुरू हुआ। हालांकि डच शुरू से ही सूती कपड़ा का व्यापार किया, कभी मसाला तसाला नहीं किया, लेकिन पुर्तगालिया सब देखा मसाला वसाला है, खूब चटकार लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, तो मसाला बेचना शुरू किया। फायदा भी 60 गुना होता था। अब जरा देखोगे प्रमुख कृषि संस्थान, पहले से भी कुछ चीज़ें देखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे, बाकी फालतू का चीज़ होगा नहीं देखेंगे। टिक लगाया हुआ है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। और उसके बाद भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। गाना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। हालांकि एक गाना अनुसंधान केंद्र भी है लखनऊ में, लेकिन प्रजनन केंद्र कह देगा तो कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु यानी बेंगलुरु में। और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल। यह एक क्वेश्चन था जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी फालतू का दिया हुआ है। फालतू का कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन हम लोग का काम का नहीं है भाई। नीचे देखोगे मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस और अरहर तूर की प्रमुख किस्में। अब पेज नंबर 30 देख रहे हो। कुल फसलों के राज्यों का स्थान 2021-22 में। ये कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लैक्चुएट होते रहता है ऊपर नीचे। जरा देखोगे कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, बाजरा में राजस्थान, मक्का में कर्नाटक। हालांकि कुछ चीज़ें बदली होगी, इससे अच्छा है कि हम लोग नहीं है पढ़े। नीचे देखोगे भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन है? असम। सोनालिका, अर्जुन, सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? गेहूँ। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन या दहन कृषि के नाम से जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूम कृषि होता क्या है ना कि एक्चुअली जनजाति लोग इसको करते हैं, जहाँ जंगल वंगल होता है ना वहाँ आग लगा देते, जल जाता, फिर वहाँ थोड़ा सा उर्वरा शक्ति हो जाती, और फिर ये लोग खेती कर देता है, वहाँ से फिर भाग जाता है, यही झूम खेती। गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, छोटे से जगह खूब अधिकतम उपज हो। और यही रीज़न है कि देखोगे कि छत पे छोटा छोटा एगो गमला में 5 किलो टमाटर फड़ा रहता है, तो वही बात है, गहन कृषि वही है। राजस्थान किस फसल के लिए प्रमुख उत्पादन करता है? तो सरसों और बाजरा में अग्रणी है। भारत के कर्नाटक और राजस्थान सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है, और तत्पश्चात उसके बाद केरल और तमिलनाडु। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित है? चना। भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल केरल आज भी है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़, तंबाकू की कृषि की खेती की जाती है? तो कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, और इसका अनुसंधान केंद्र गंटूर में था ही। पौधे उगाने के साथ मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि, माने पौधा उगाने के साथ मछली पालन करेगा तो एक्वापोनिक कृषि। और मछली मत्स्य में हम लोग तीसरा स्थान है।
और भारत में बिहार में कह दे तो मधुबनी आगे है मत्स्य पालन में। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग देखे थे ही, कोलकाता में। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। लेनसीड अरंडी का बृहद उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार क्रांति, जिसको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते, किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला था कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात आज भी है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ किया गया? 1984 में। हालांकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में हो सकता है, वहाँ नहीं तो लखनऊ तो होगा ही, लेकिन बेंगलुरु ज़्यादा चांस। ऑप्शन देखोगे, भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य। आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर। टीआरई थर्ड में जो लोग भी 9th-10th दिए होंगे उनको पता होगा कि भारत, सीधे क्वेश्चन पूछा था, मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान तो आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। जो लोग नहीं जानते थे वो तुक्का मारे, क्योंकि ऑप्शन तो आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल भी था। अब सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। जूट को भारत का स्वर्णिम यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। और जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और बिहार में कह दे तो पूर्णिया।